परसों होकर उसकी फांसी होनी होती है। जेलर साहब उसके पास पहुंचते हैं और बोलते हैं, तुम्हारी अंतिम इच्छा क्या है? सुबोध थोड़ी देर चुप रहता है और इसके बाद बोलता है कि साहब, मैं चाहता हूं कि हमारी अंतिम इच्छा आप पूरी कर दें। सुबोध कहना प्रारंभ करता है कि मैं चाहता हूं कि मैं अपना आखिरी रात या फिर मैं अपना एक रात अपनी पत्नी के साथ बिताऊं। उसके साथ मैं एक ही बेड पर सोना चाहता हूं। और इस बात को सुनकर कहीं कहीं आश्चर्य में पड़ जाते हैं, कहीं कहीं सोच में पड़ जाते हैं। जेलर साहब और वह सोचते हैं कि मैं अपने 20 साल के सर्विस पीरियड में ऐसा पहली बार देख रहा हूं जो कैदी 2 दिन बाद उसको फांसी के फंदे पर झुलना है। और कहीं कहीं वह दुनिया से सदा के लिए अलविदा होकर चला जाएगा। और उसके मन में यह ख्याल आता है कि वह पत्नी के साथ एक रात बिताना चाहता है, वह पत्नी के साथ एक रात सोना चाहता है। लेकिन अंतिम इच्छा तो अंतिम इच्छा है। अंतिम इच्छा पूरी करने के लिए जेलर साहब तैयार हो जाते हैं और वह उसके पत्नी को यह खबर भेजवा है कि तुम्हारा पति चाहता है कि तुम उसकी अंतिम इच्छा पूरी कर दो। एक जी हां, जब इस पूरी दुखद कहानी को मैं आपको बताऊंगा तो कहीं कहीं आपकी अंतरात्मा कांप उठेगी, आपकी रूह भी कांप उठेगी। और यह कहानी उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ की है, जहां पर 2 दोस्त होते हैं। एक का नाम सुबोध होता है और दूसरे का नाम प्रमोद होता है। सुबोध और प्रमोद एक साथ खाते हैं, एक साथ पीते हैं, धीरे धीरे एक साथ बड़े भी होते हैं। और एक निश्चित समय के बाद दोनों दोस्त कहीं ना कहीं एक कंपनी में जॉब के उद्देश्य से ज्वाइन कर जाते हैं। और इसी बीच उसी कंपनी में एक लड़की होती है जिसका नाम होता है वंदना। और वह सुबोध से कहीं ना कहीं प्यार कर बैठती है, सुबोध को अपना दिल दे बैठती है और दोनों का एक साथ मिलना जुलना, घूमना फिरना, साथ साथ होना हो जाता है। सुबोध जब अपना टिफिन लेकर जाता है तो उसके टिफिन से कहीं ना कहीं वंदना भी खा लेती है। और जब वंदना लेकर आती है तो उससे सुबोध भी निकाल के खा लेता है। मतलब यह कहे कि दोनों की दोस्ती इस हद तक आगे बढ़ चुकी थी जो कहीं कहीं अब औरों को भी नजर आने लगा था। सुबोध का जो दोस्त होता है प्रमोद, प्रमोद कहता है कि दोस्त, मैं चाहता हूं कि हमारी भी दोस्ती उस लड़की वंदना से हो जाए। तो कहते हैं ना कि कोई भी अपने गर्लफ्रेंड को किसी से शेयर नहीं करना चाहता है। सब कुछ शेयर कर दूंगा लेकिन गर्लफ्रेंड शेयर नहीं करूंगा, ऐसा लोगों का मानना होता है। क्योंकि गर्लफ्रेंड अब हमारी है तो हम आपको या फिर हम तुम्हारी उससे बात क्यों करवाए। कहीं ना कहीं वह साफ साफ मना कर देता है और कहता है कि हम उससे उससे तुम्हारी दोस्ती नहीं करवा सकते हैं। इस बात से कहीं कहीं प्रमोद नाराज हो जाता है और उसी समय से सुबोध के प्रति उसके मन में जलन की भावना उत्पन्न हो जाती है। एक दिन मौका पाकर प्रमोद उस लड़की के मना करने के बाद भी उसके साथ जबरन करता है, उसके साथ हर वह काम करता है जो आमतौर पर लड़की नहीं चाहती है। उस हद तक वह गुजर जाता है और इसके बाद उसकी बड़े ही निर्मम तरीके से गला दबाकर न सिर्फ हत्या करता है बल्कि हत्या करने के बाद सुबोध के बेड पर जाके सुला भी देता है। बाद वो वहां से फरार हो जाता है और इसके बाद खुद इस बात की सूचना पुलिस को फोन करके देता है कि एक लड़की ऐसे ऐसे यहां पर पड़ी हुई है, उसका डेड बॉडी पड़ा हुआ है। पुलिस मौके वारदात पर पहुंचती है और चूंकि उसी समय सुबोध उस रूम पर पहुंचा हुआ होता है और सुबोध की गिरफ्तारी वहां पर हो जाती है, सुबोध यह सोचने पर मजबूर हो जाता है कि आखिर ऐसा हुआ कैसे। आखिर यह जो कृत हुआ है, इस कृत को किया किसने कहा जाता है। न कि जो मौके वारदात पर सबूत मिलता है वह सबूत ही सब कुछ होता है और कहीं कहीं सबूत के बल पर ही सारा काम होता है। सुबोध की गिरफ्तारी होती है, सुबोध को जेल भेजा जाता है और जेल भेजने के बाद तमाम तरह की चीजें होने लगती है। इसी बीच पोस्टमार्टम का रिपोर्ट भी आ जाता है। लड़की के पोस्टमार्टम का जब रिपोर्ट आता है, उस रिपोर्ट में साफ साफ इस बात की पुष्टि होती है कि कहीं ना कहीं इस लड़के के साथ पहले दुष्कर्म किया गया और दुष्कर्म करने के बाद बड़े ही निर्मम तरीके से इसके गले दबाकर हत्या की गई है। जैसे ही इस बात की पुष्टि होती है कि लड़की के साथ ऐसा कृत किया गया है, सब इस बात को लेकर इस लड़के को फांसी हो इसका डिमांड करने लगते हैं। जगह जगह कैंडल मार्च प्रारंभ हो जाता है। जितने भी राजनीतिक संगठन है, सामाजिक संगठन है, सब इस बात के लिए अपनी आवाज उठाते हैं कि जल्द से जल्द इस लड़के को फांसी के फंदे पर पहुंचाया जाए और होता भी वही है। समय आने पर कहीं कहीं सा और सबूत के बेस पर सुबोध को फांसी की सजा जज साहब सुना देते हैं। आज एक बार फिर से एक निर्दोष को दोषी बनाया जाता है, वह भी दोष इतना कि कहीं ना कहीं फांसी के फंदे तक ही उसको पहुंचा दिया जाता है। परसों होकर उसकी फांसी होनी होती है। जेलर साहब उसके पास पहुंचते हैं और बोलते हैं, अब सुबोध, परसों तुम्हारी फांसी होनी है और फांसी होने से पूर्व कानून और संविधान भी यह कहता है कि जिसको फांसी होनी होती है उससे पूछा जाता है कि तुम्हारी अंतिम इच्छा क्या है। तो उसी संविधान और कानून
और न्यायालय का अनुपालन करने के लिए मैं तुम्हारे पास आया हूं और मैं पूछ रहा हूं कि तुम आखिर क्या चाहते हो? तुम्हारी अंतिम इच्छा क्या है? सुबोध थोड़ी देर चुप रहता है और इसके बाद बोलता है कि साहब, मैं चाहता हूं कि हमारी अंतिम इच्छा आप पूरी कर दें। सबकी अंतिम इच्छा पूरी होती तो तुम्हारी भी अंतिम इच्छा पूरी होगी। सुबोध कहना प्रारंभ करता है कि मैं चाहता हूं कि मैं अपना आखिरी रात या फिर मैं अपना एक रात अपनी पत्नी के साथ बिताऊं। उसके साथ मैं एक ही बेड पर सोना चाहता हूं, क्योंकि बात अंतिम इच्छा की थी। और इस बात को सुनकर कहीं कहीं आश्चर्य में पड़ जाते हैं, कहीं ना कहीं सोच में पड़ जाते हैं जेलर साहब, और वह सोचते हैं कि मैं अपने 20 साल के सर्विस पीरियड में ऐसा पहली बार देख रहा हूं जो कैदी 2 दिन बाद उसको फांसी के फंदे पर झुलना है और कहीं कहीं वो दुनिया से सदा के लिए अलविदा होकर चला जाएगा। और उसके मन में यह ख्याल आता है कि वह पत्नी के साथ एक रात बिताना चाहता है, वह पत्नी के साथ एक रात सोना चाहता है। लेकिन अंतिम इच्छा तो अंतिम इच्छा है। अंतिम इच्छा पूरी करने के लिए जलर साहब तैयार हो जाते हैं और वह उसके पत्नी को यह खबर भेजवाएं कि तुम्हारा पति चाहता है कि तुम उसकी अंतिम इच्छा पूरी कर दो। एक रात तुम उसके साथ बिता दो, एक रात उसके साथ तुम एक बेड पर सो जाओ। उसकी पत्नी वहां से घर से निकलती है और वो भी सोचती है कि चलो कोई बात नहीं, आखिर है तो मेरा पति, चाहे वह दोषी हो या निर्दोष, कानून तो उसको दोषी मान चुकी है और कहीं ना कहीं वह जरूर इवॉल्व होगा इस चीज में, तभी कानून भी उसको दोषी मान चुकी है। तो चलते हैं, और अगर पति की इच्छा है कि मैं एक रात उसके साथ बिताऊं तो मैं जाती हूं। कहीं कहीं इस बात को सोच के पत्नी उससे मिलने के लिए जेल के दरवाजे पर पहुंचती है। इधर उसके आने से पहले ही जेलर साहब सारी व्यवस्था करके रखते हैं। उसको जनरल वार्ड से एक रूम में जेल के अंदर ही शिफ्ट किया जाता है और रूम में शिफ्ट करने से पहले उस रूम में एक रिकॉर्डर लगाया जाता है ताकि उस पति और पत्नी के बीच क्या चीजें चल रही हैं, क्या चीज एक दूसरे से ये दोनों लोग आपस में बातचीत कर रहे हैं, इसकी जानकारी हमें मिलती रहे। और वॉइस रिकॉर्डर का जो कंट्रोलिंग पावर होता है वह कहीं कहीं जेलर साहब अपने ऑफिस में कनेक्ट कर लेते हैं, जहां से उन दोनों के बीच जो भी कन्वर्सेशन हो रहा है, जो भी बातचीत हो रही है, उसको साफ साफ सुन पाए। और इसके साथ ही उस रूम के बाहर भी 2 बॉडीगार्ड भी तैनात कर दिया जाता है। पत्नी जैसे ही पति के पास जाती है, जाने से पूर्व जैसे ही अपने पति को देखती है, कहीं ना कहीं रोना प्रारंभ कर देती है, जिसे देख के पति भी रोना प्रारंभ कर देता है और दोनों काफी देर तक रोते हैं। रोने का जब सिलसिला खत्म हो जाता है तो पत्नी अचानक से पूछती है कि तुमने आखिर ऐसा क्यों किया सुबोध? आखिर हमारे प्यार में क्या कमी रह गई थी जो तुमने यह कृत किया? और अगर कृत किया भी, तुमने किसी से प्रेम अगर किया भी, तो उस प्रेमिका को तुमने मार क्यों दिया? बड़े ही सरसरी निगाहों से यह पूछना चाहती है कि आखिर क्या कमी रह गई थी, आखिर क्या बातें हो गई थीं कि जिस लड़की से तुम प्यार करते थे उसी की तुमने हत्या कर दी। उसका पति सुबोध अवाक रह जाता है, थोड़ी देर चुप रहता है और इसके बाद बोलना प्रारंभ करता है, क्योंकि जिस बात के लिए तुम मुझे बोल रही हो, या फिर कानून जिस बात के लिए, जिस कृत के लिए मुझे फांसी की सजा सुनाई है, वास्तव में मैं दोषी हूं ही नहीं। मैंने वैसा कुछ किया ही नहीं। यह भारत का कानून है, साक्ष्य और सबूत के बल पर कहीं कहीं किसी को सजा सुनाती है। इस बात से कहीं ना कहीं जितना भी एविडेंस है, जितना भी सबूत है, जितना भी साक्ष्य है, वह हमारे अगेंस्ट मिला है। इस वजह से हमें फांसी की सजा सुनाई गई है। तो आखिर क्या बात था? आखिर क्या बात है? तुम वह बात बताओ। उसकी पत्नी यह पूछती है और इधर इन दोनों के बीच जो भी कन्वर्सेशन हो रहा होता है, जो भी बातचीत चल रहा होता है, यह बात साफ साफ जेलर साहब के साथ साथ और भी लोग सुन रहे होते हैं। सुबोध बोलना प्रारंभ करता है, हमारी कंपनी में, जहां की हम और प्रमोद दोनों एक साथ काम करते थे, वहीं पर एक लड़की होती है जिसका नाम वंदना होता है और वंदना से हमारी दोस्ती हो जाती है। इतना कि वह हमारा टिफिन खा लेती है और हम उसका टिफिन खा लेते हैं, और कहीं ना कहीं यही एक दोस्ती थी हम लोगों के बीच, और बाकी दूसरा कुछ भी नहीं था। एक कहिए तो अटैचमेंट था जो कि सुबोध अपनी पत्नी को खाता है। पत्नी पूछती है, फिर इसके बाद क्या हुआ? तो कहानी बताना प्रारंभ करता है। इसके बाद वंदना हमसे बोलती है कि हम एक दिन तुम्हारे रूम पर जाना चाहते हैं, नाश्ता करना चाहते हैं, खाना खाना चाहते हैं, और हम भी उसको इस बात के लिए मना नहीं कर पाते हैं और उसको बुला लेते हैं। कहीं कहीं प्रमोद भी पहले से उस रूम पर पहुंचा हुआ होता है और हम बाजार सब्जी लेने के लिए गए हुए होते हैं। इस बीच प्रमोद उसके साथ क्या किया नहीं किया, इस मुझे कोई जानकारी नहीं है, लेकिन जब मैं सब्जी लेकर आता हूं तब तक वंदना का मृत शरीर हमारे बेड पर पड़ा हुआ रहता है और वहां से प्रमोद फरार रहता है। मैं कुछ सोच पाता, मैं कुछ समझ पाता। कुछ देर के बाद पुलिस आती है और पुलिस हमें गिरफ्तार कर लेती है, बिना कुछ कहे, बिना कुछ सुने, क्योंकि मौके वारदात पर वंदना का डेड बॉडी मिला था। इस बात को लेकर कहीं कहीं न्यायालय, साक्ष्य, कानून, यह सब हमारे अगेंस्ट होता है और पुलिस हमें वहां से गिरफ्तार कर लेती है।
ऐसा कहकर वह फप फप के रोने लगता है। उसकी पत्नी भी रोने लगती है। दोनों काफी देर तक रोते हैं और यहां तक कि जो गेट के बाहर जो बॉडीगार्ड खड़े होते हैं, उनकी इस बात को सुनकर वह लोग भी रोने लगते हैं। जेलर साहब जो अपने ऑफिस से ये सारा कुछ सुन रहे होते हैं, वॉइस रिकॉर्डिंग के माध्यम से, उनके कानों तक जो आवाज जा रही होती है, बातों को सुनने के बाद कहीं ना कहीं जेलर साहब के भी आंख में आंसू आ जाता है। पूरा जेल का जो माहौल होता है वो कहीं ना कहीं गम में बदल जाता है। सुबोध आगे अपनी कहानी को बताना प्रारंभ करता है। भारत का कानून अंधा होता है और कहीं ना कहीं यह अंधा कानून ही है। काफी इन्वेस्टिगेशन, इसमें बहुत ज्यादा कुछ नहीं हुआ और साक्ष्य और सबूत जो मौके वारदात पर मिली, उस बेस पर हमें फांसी की सजा सुना दी गई। तो कोई बात नहीं, अगर हम चाहेंगे तो हमारा और तुम्हारा मिलन फिर होगा। तुम जाओ, तुम्हारे 2 बेटे हैं। बच्चों को अच्छे से देखना और कहीं ना कहीं इस बात का जिक्र अपने बच्चे से मत करना कि हमारे साथ क्या हुआ था। नहीं तो आने वाले समय में कहीं ना कहीं कानून शासन और प्रशासन पर से उन 2 मासूम बच्चों का भी भरोसा खत्म हो जाएगा। और यह बोल के सुबोध फिर से रोने लगता है। उसकी पत्नी जैसे ही थोड़ा सा आगे बढ़ती है, पूरा जेल का माहौल गमगीन हो गया था। सब लोग रो रहे होते हैं। बॉडीगार्ड के साथ साथ जेलर जेल के जितने भी स्टाफ हैं, कर्मी हैं, सब लोग रो रहे होते हैं। इस घटना को देख के जाते समय पत्नी पति को देखता है और पति अपने पत्नी को, मतलब सुबोध अपनी पत्नी को देखता है और उनकी पत्नी सुबोध को देखना प्रारंभ करती है। दोनों एक दूसरे को मुड़ मुड़ के देखते हैं और जब अपने पति को रोता हुआ देखती है तो फिर से उसकी पत्नी वहां पर पहुंच जाती है और न सिर्फ पहुंचती है बल्कि उसके पैरों पर गिर पड़ती है और कहती है, पतिदेव, आज मेरा और आपका ये आखिरी मिलन है। मैं चाहती हूं कि 1 से 2 मिनट में और आपके पास रह जाऊं। जलर इस बात की अनुमति देते हैं। 1-2 मिनट और बता बिताती है वह उसके साथ। इसके बाद फिर से जाना प्रारंभ करती है और बोलती है, आज आपका और मेरा यह आखिरी मिलन है और मैं अब जा रही हूं। पत्नी अपने घर चली जाती है, लेकिन इस बीच जितने भी लोग होते हैं, इस बात की चर्चा कहीं ना कहीं कान कान प्रारंभ हो जाती है कि आखिर एक निर्दोष को फिर से आज फांसी के फंदे पर भारत की कानून, भारत का संविधान पहुंचाने जा रहा है। इस बात की चर्चा पूरे जेल में फैल जाती है। इस बीच जेलर जब उस पूरे वॉइस रिकॉर्ड को दोबारा सुनता है तो उसके मन में अचानक यह ख्याल आता है कि आज फिर एक निर्दोष को फंसाया जा रहा है। कहीं कहीं कानून और संविधान, कहीं कहीं फिर आज एक निर्दोष को फंसा देगी। परसों होकर सुबोध को फांसी हो जाएगा तो मुझे कुछ करना चाहिए। अगर हम अपने पूरे सर्विस पीरियड के दौरान अगर ऐसा नहीं कर पाए तो फिर मेरे रहने और नहीं रहने का कोई फायदा ही नहीं है। जब हमारे आंख के सामने एक निर्दोष को फांसी के पंधे पर पहुंचाया जाएगा, अचानक से पूरे महकमे में इस बात की चर्चा हो जाती है। अपने आला अधिकारियों को बात की सूचना देते हैं और एक हाई लेवल का मीटिंग बुलाते हैं। जेलर साहब उस मीटिंग में प्रशासनिक अधिकारी के साथ साथ राजनीतिक दल, सामाजिक दल, इसके साथ साथ कई सारे भूतपूर्व जज भी वहां पर पहुंचे हुए होते हैं। इस बात की चर्चा वहां पर प्रारंभ हो जाती है और जो जेलर होते हैं वो उस वॉइस रिकॉर्डर को कहीं कहीं वहां पर चलाते हैं। उस रिकॉर्डिंग को सुनने के बाद सब लोग आश्चर्य में पड़ जाते हैं कि आखिर भारत का कानून यह क्या करने जा रही थी। और इस बात का निर्णय होता है कि आखिर सही में दोष तो उसका दोस्त प्रमोद है, तो फिर सुबोध को फांसी क्यों? इस बात की चर्चा वहां पर होने लगती और सब लोग इस बात का डिसाइड करते हैं कि कहीं कहीं अब सुबोध को रोका जाएगा और प्रमोद को फांसी के फंदे पर पहुंचाया जाएगा। अगले दिन इस बात की सूचना सुबोध के घर जाती है कि तुम्हारे पति को बाजत रिहा किया गया है। इस बात को सुनकर कहीं ना कहीं पत्नी बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और खुश होने के बाद भारत के संविधान पर और भारत के पर फिर से दोबारा से वह भरोसा कर बैठती है, क्योंकि सच्चाई कुछ और था और सच्चाई यह था कि प्रमोद ने वंदना का कत्ल किया था, ना कि सुबोध ने। अब क्योंकि परसों फांसी होनी होती है, सुबोध को इधर जैसे ही कोर्ट का आदेश होता है कि प्रमोद को जल्द से जल्द पकड़ा जाए, पुलिस अपना काम प्रारंभ करती है और जाकर प्रमोद को पकड़ लेती है। प्रमोद को न्यायालय में प्रस्तुत किया जाता है और न्यायालय प्रमोद को फांसी की सजा सुना दी जाती है। कहीं ना कहीं कानून और संविधान पर भरोसा नहीं करने वाले लोगों का विश्वास और भरोसा फिर से भारत के न्यायिक प्रक्रिया, संविधान और कानून पे हो जाता है। अगले ही पल प्रमोद को फांसी के फंदे पर पहुंचाया जाता है और प्रमोद को फांसी हो जाती है और बाइज्जत सुबोध को रिहा किया जाता है। यही कहा गया है कि कर भला तो हो भला। अगर आप भला करेंगे तो आपके साथ भला ही